तो मनीष जी, आज आपसे आपके बचपन के बारे में कुछ बातें करनी है हमें। जी, पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं शिल्पा का भाई हूँ। मेरा नाम मनीष तनेजा है। मेरा जन्म भारत के जयपुर शहर में हुआ है। दिल्ली से अगर आप 250 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाएं, राजस्थान प्रदेश में, तो एक शहर पड़ता है जयपुर। मेरे पिताजी का परिवार पार्टीशन के बाद वहीं आकर बस गया था। मेरी माता बताती हैं, मेरी मम्मी बताती हैं कि मैं रमज़ान के महीने में हुआ था और कोई डॉक्टर अनीस थी जिन्होंने डिलीवरी करी थी। तो देखा जाए तो मेरा ये एक सेक्युलर कनेक्शन है। पर मेरी कोई यादें नहीं है बचपन की जयपुर की। मेरे माता पिता मुझे बताते हैं कि उसके बाद, मेरे होने के बाद, वे कुछ वर्ष फरीदाबाद, औरंगाबाद, कुछ शहरों में और रहे। पर तकरीबन 1982 में जब मैं 3 साल का था तो वे भोपाल आ गए। तो जिसे कहते हैं अर्लीस्ट मेमोरीज़, मेरे बचपन की पहली यादें जो भी मुझे हैं वो भोपाल शहर की हैं। भोपाल शहर में मैं पला बड़ा। मेरा पूरा स्कूलिंग भोपाल की है। मैं कॉलेज भी भोपाल में गया। मैं तकरीबन 2001 तक यहाँ पर था और मेरी जो बचपन की यादें हैं वो सारी इसी शहर से जुड़ी हुई। बड़ा आम बचपन था मेरा। मेरी उम्र में जब आप छोटे थे तो आपका दिन 2 हिस्सों में बटा होता था। एक जब आप स्कूल में होते थे और एक जब आप स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते थे या स्कूल से वापस आकर ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होते थे। तो बड़ा स्वाभाविक बचपन था। अपने सह उम्र वालों के साथ, जो मेरी उम्र के लोग थे, उनके साथ मैं स्कूल जाता था। हम ज़्यादातर दिन, मैं कहूँगा 10 में से 8-9 दिन स्कूल शुरू होने से तकरीबन आधा घंटा पहले स्कूल पहुँच जाते थे और अपनी उम्र के सब बच्चों की तरह हम सीधा खेलने दौड़ जाते थे। हमारे स्कूल में, मैं जिस स्कूल में पढ़ा, एक बहुत बड़ी फुटबॉल फील्ड थी। उस फुटबॉल फील्ड में फुटबॉल को छोड़कर, तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि मेरी उम्र के उस समय सारे बच्चों का दिन 2 हिस्सों में बटा होता था। एक जब वो स्कूल जा रहे होते, स्कूल में होते थे, और दूसरा जब वो स्कूल जाने की या तो तैयारी कर रहे होते थे या स्कूल से आकर जीवन के मज़े लूट रहे होते थे। मेरे को याद है कि हम स्कूल शुरू होने से तकरीबन आधा घंटा पहले स्कूल पहुंच जाते थे। मेरे स्कूल में बहुत बड़ी फुटबॉल फील्ड थी, फुटबॉल, सॉकर, जो भी आप समझें। और वहाँ जाकर हम बच्चे हर तरह के गेम्स खेलते थे। सीज़न होता था तो क्रिकेट खेल लेते थे। सीज़न से मतलब अगर ज़्यादा बारिश नहीं हो रही होती थी तो हम वहाँ क्रिकेट खेल लेते थे। बारिश हो रही होती थी तो हम फील्ड में तो कुछ नहीं खेलते थे। अंदर एक बैडमिंटन हॉल में हम सारे टेबल टेनिस या बैडमिंटन पे अपने हाथ आजमा लिया करते थे। नहीं तो हम सर्दियों के मौसम में सारे फुटबॉल फील्ड पर फुटबॉल खेला करते थे। स्कूल भी बड़ा आम तौर से स्कूल था, जिस तरह मेरी उम्र के सारे बच्चे जाते थे। हमें कक्षा 10वीं तक हर तरह का विषय पढ़ाया जाता था। टीचर्स और अध्यापक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे कि हम कुछ सीख पाएँ, बट जिसे कहेंगे सक्सेस रेशो हम सबकी अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी मैं कहूँगा समझ के हिसाब से अलग रहती। बट अगर कहूँ तो काफ़ी अच्छी यादें हैं स्कूल की। मुझे आज भी याद है कि कक्षा 4 में हमारे यहाँ उस समय बच्चों को पेन से लिखने के लिए कहा जाता था। कक्षा 3 तक पेंसिल से लिखने के लिए दिया जाता था। तो कक्षा 4 में मेरे फादर ने मुझे एक मेड इन चाइना पेन ला के दिया था, चाइनीज़ पेन। वो हमारी क्लास में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि जिन बच्चों के पास चाइनीज़ पेन है उनके पास बड़े अच्छे पेन हैं। वो काली कलर के पेन की बॉडी पर एक गोल्ड कलर की कैप होती थी। मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा जब मेरे फादर ने मुझे चाइनीज़ पेन ला के दिया। पर आप उसे कहें कि मैं जिस तरह का था, मैंने बहुत जल्दी वो पेन घुमा दिया। तो उस पेन की निब, हाँ, उस पेन की निब बड़ी खास होती थी। बड़ी फाइन, बड़ी पतली सी एक निब होती थी। कहा जाता था वो उन्हीं बच्चों के लिए अच्छी है जिनकी राइटिंग ऑलरेडी अच्छी है। और अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी मम्मी कुछ कहती नहीं है, पर कुछ साल पहले तक वो मुझे कहती रही कि मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है। इसलिए हालांकि मेरे पिताजी ने तो मेरे को, जिसे कहते हैं हमारे यहाँ पंजाबी में, लाड लडाने के लिए वो पेन दे दिया था। पर मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं थी इस बात से। तो वो जब चाइनीज़ पेन गुम गया तो मैंने अपने फादर को बताया कि वो पेन तो गुम गया है। तो मेरे पिताजी ने मुझे और भी कई तरह के पेन ला के दिए उसके बाद। पर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उसके बाद कभी उस तरह का चाइनीज़ पेन नहीं ला के दिया।
तो ये मेरी बचपन की एक अर्लीस्ट मेमोरी है कि कैसे हमने इंक पेन से लिखना शुरू किया, कैसे हम जब उसमें इंक भर रहे होते थे तो हमारे हाथ नीले हो जाते थे, फिर हमारी कॉपियों पे वो फैल जाता था। तो मेरे एक मित्र ने मुझे एक बार एक गुलाबी रंग का ब्लॉटिंग पेपर दिखाया। ये मेरे लिए एक नई कहूँ एक तरह से एक खोज थी कि अगर आपकी लिखी नोटबुक पर कहीं इंक फैल जाती है तो वो ब्लॉटिंग पेपर उस इंक को सूख लेता है, मतलब सोख कर लेता है। इससे कॉपी तो नहीं दिखनी बेटर होती, बट इंक और पेजेस पर नहीं फैलती। तो मैं उस समय 9 वर्ष का था, तो उस समय में मेरे को ये बड़ी बहुत ही अच्छी चीज़ लगती थी कि अरे वाह, ये क्या कागज, ये तो इंक सोख लेता है। तो ये मेरी स्कूल की मैं कहूँगा सबसे पुरानी यादों में से एक है। इसके अलावा हमारे यहाँ रोज़ सुबह एक असेंबली होती थी जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के या 3 तक के बच्चे एक पूरे स्कूल को एक पोएम सुनाते थे। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे न्यूज़पेपर से कुछ न्यूज़ लाके पूरे स्कूल को सुनाते थे, और 9 से 12 तक के बच्चे एक स्टूडेंट इंग्लिश में और एक स्टूडेंट हिंदी में थॉट फॉर द डे बोलते थे। हमारे जो प्रिंसिपल थे उस समय, उनका मानना था कि ये बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस देगा। तो मैं जब पोएम बोलने की उम्र था, तो एक बार मेरे को याद है मैंने कोई पोएम बोली स्टेज पे जाके, कुछ 800-1000 स्टूडेंट्स के सामने रटी रटाई पोएम। मैं फटाफट स्टेज पे गया और मैंने बोल दी। कोई खास मेमोरी नहीं है मेरी, कोई खास याद इस तरह से नहीं आता कौन सी पोएम सुनाई या क्या सुनाया। इसी तरह मुझे याद है जब मैं कक्षा 7वीं या 8वीं में था तो मैंने न्यूज़ भी पढ़ी। ये बात मुझे इसलिए याद है क्योंकि उन दिनों मैं एक टेनिस प्लेयर को बहुत फॉलो करता था, बोरिस बेकर अपने पूरे करियर में शायद सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए नंबर 1 पर थे। और जब मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, मैंने एक न्यूज़ ये भी पढ़ी थी कि बोरिस बेकर शीर्ष वरीयता प्राप्त हो गए, विच मीन्स ही इज नाउ टॉप सीडेड इन द वर्ल्ड। इसलिए मुझे याद है कि मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी। फिर जब मैं 9वीं से 12वीं में था, फिर जब से मैं 9वीं और 12वीं में था, तो मैंने अपना समय आने पर मैं डिबेट कॉम्पिटिशन जिसे कहते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में मैंने भाग लिया। थॉट फॉर द डे बोले। मेरा स्कूल का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में ये है कि मेरी जो एक पब्लिक स्पीकिंग की झिझक थी, वो स्कूल ने काफ़ी हद तक दूर करी। मैं बाय द टाइम स्कूल से पास आउट हुआ, बहुत ज़्यादा समझदारी की या कोई लॉजिकल फ्लो वाली बातें तो नहीं करता था स्टेज पर मैं बेखौफ स्टेज पे बोल लेता था। तो वो जो एक कुछ बच्चों में एक पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है, डर तो नहीं कहूँगा मैं, शायद सही वर्ड की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या फिर स्वाभाविक तौर पे कुछ लोगों को नहीं आता। कुछ लोग लिखने में बेटर होते हैं, ड्राइंग पेंटिंग में बेटर होते हैं, और कुछ लोग शायद पब्लिक स्पीकिंग में बेटर होते हैं। तो मेरे अंदर से कुछ झिझक स्कूल ने निकाल दी। और एक कंट्रीब्यूशन स्कूल का मेरी ज़िंदगी में और था कि मैथ्स को लेकर मेरे मन में एक डर बैठ गया, विच इज़ मैं कहूँगा वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि बचपन में मैं मैथ्स में काफ़ी अच्छा होता था। मुझे याद है आज भी कक्षा 4 में मैं 2 बार 100 में से 100 अंक लाया था। पर जब तक मैं स्कूल से पास आउट हुआ, पता नहीं क्यों कैसे, मेरे ख्याल से वो एक माहौल का प्रेशर, या आप जब 10, 12, 14, 15 साल के होते हैं, एक रीज़न है उसे ग्रोइंग अप एज कहा जाता है, क्योंकि आप अपने बारे में काफ़ी चीज़ें अभी समझ रहे होते हैं, कई चीज़ें आपके साथ ऐसी हो रही होती हैं जो आपको भी नहीं समझ आ रही होती। तो इस चक्कर में मेरे साथ काफ़ी टाइम तक मेरे को मैथ्स को लेकर एक घबराहट सी होती रही। मैं कभी भी मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट को इंजॉय नहीं कर पाया। तो ये 2 चीज़ें स्कूल ने मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट करी हैं। एक मेरी पब्लिक स्पीकिंग की झिझक, कि मुझे कभी भी उसके बाद ये महसूस नहीं हुआ, कभी घबराहट नहीं महसूस हुई जब मुझे कुछ लोगों के सामने बोलना हो। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, इस बात की समझ मुझे काफ़ी समय बाद आई, वो स्कूल में नहीं आई, बट एक झिझक मेरी चली गई। दूसरा, काफ़ी समय तक मेरे को मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट से घबराहट रही। मुझे नहीं पता आज भी मैं उस घबराहट से उभरा हूँ कि नहीं, बट अब मौका नहीं मिलता ये कहूँ जिसे चेक करने का कि मैं मैथमेटिक्स से घबराता हूँ कि नहीं। तो ये 2 बड़े क्लियर कंट्रीब्यूशन हैं मेरे जीवन में मेरे स्कूल के। बहुत अच्छे दोस्त बनाए,
उनमें से 2 से मैं आज भी कांटेक्ट में हूँ। एक को मैं तब से जानता हूँ जब मैं 8 वर्ष का था, एक को मैं तब से जानता हूँ और आज भी कांटेक्ट में हूँ। जानता तो बहुत लोगों को हूँ, पर आज भी मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ जिनको मैं 12 वर्ष से जानता था। और इस उम्र के दोस्तों की एक खास बात यह है कि इन्होंने आपके जीवन के काफ़ी सारे फेजेस देख लिए हैं। इन्होंने आपको तब भी देखा है जब आप 8-9 साल के होते हैं और दीन दुनिया से बेखबर होते हैं, बस मज़े कर रहे होते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं। और वो आज भी देखते हैं जब उनमें से कुछ को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगा। इसलिए ये दोस्त बड़े खास हैं। और बाकी भोपाल जैसे शहर, जो छोटा सा शहर था, उसके रहने के फ़ायदे अलग थे। तो स्कूल के बारे में मुझे आपसे 2 बातें पूछनी है खास तौर पे। एक तो ये बताइए कि हिंदी पढ़ते थे आप स्कूल में? जी। तो किस तरह से पढ़ाई जाती थी? जी, हिंदी हमारे यहाँ भोपाल में जिसे कहूँगा फर्स्ट लैंग्वेज थी। पहली भाषा जो हमें भोपाल में हर स्कूल में पढ़ाई जाती थी वो हिंदी थी। हिंदी 2 तरह से शुरुआती उम्र में, जब मैं मतलब 3 साल से अगर मैं कहूँ तकरीबन 8वीं 9वीं 10वीं 8 9 10 साल की उम्र तक हिंदी पढ़ाने का जो मेन फोकस था, जो मेन एरिया जिस पे हमारे टीचर्स ध्यान देते थे, वो ये थे कि हमें 2 चीज़ें समझना है। एक ग्रामर और दूसरा स्पेलिंग्स। तो जिस तरह की भी हमें एक्सरसाइजेस कराई जाती थी बहुत बचपन में, जैसे हर भाषा पढ़ाई जाती है, बेसिक वॉवल्स सिखाए गए, अक्षर सिखाए गए, वो तो बहुत छोटी उम्र में सिखाए गए। और जैसे जैसे हम 8 9 10 साल के हुए, जो चीज़ हमारी टेस्ट की जाती थी भाषा में, वो 2 चीज़ें टेस्ट की जाती थी। एक थी स्पेलिंग। मैं आप लोगों से एक बड़ा अच्छा शब्द यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। डिक्टेशन के लिए भी हमें हिंदी में एक शब्द सिखाया गया था, श्रुतलेख। श्रुतलेख। तो जिस तरह अंग्रेज़ी सिखाई जाती थी, हमारी टीचर क्लास में घूमती हुई हमें हिंदी के 4-5 या कई बार 15-20 शब्द बोलती थी, हमें वो अपनी नोटबुक में लिखने होते थे। प्रतिज्ञा एक शब्द था जो काफ़ी बार उस श्रुतलेख में आता था। ये तो अब शिल्पा बता पाएंगी शब्द क्यों आता था श्रुतलेख में, और मुझे कोई इस तरह शब्द याद नहीं आ रहा। हाँ, एक शब्द जिसकी स्पेलिंग सीखने में मुझे बहुत टाइम लगा और जिसने मेरी मदर की पेशेंस का भी बहुत टेस्ट लिया था, क्योंकि। अब क्योंकि में छोटी की मात्रा आती है, बड़ी की मात्रा आती है, ये किसी भी 5-6 साल के बच्चे को जिसका कंसंट्रेशन लेवल्स लो हो, या जो कहीं एक जगह बैठकर दिमाग लगाना बड़ा मुश्किल पाता हो 6-7 साल की उम्र में, उसको समझाना बड़ा मुश्किल है कि क्योंकि में छोटी की मात्रा आएगी कि बड़ी की मात्रा आएगी। क्या मैं ये बात समझ गया हूँ, ये मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा। तो ये हो गई स्पेलिंग। दूसरा ग्रामर। क्या ग्रामर का एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, वर्षा ऋतु में हम सबके कपड़े भीग गए, इस तरह के कंपाउंड सेंटेंसेस ठीक ग्रामर से बोले गए, ये सिखाया जाता था। हिंदी दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न हम लोग हिंदी जल्दी सीख गए, एटलीस्ट बोलचाल की हिंदी भोपाल में जल्दी सीख गए, क्योंकि भोपाल में भी जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो मेरे घर में, मेरे दोस्तों के बीच, मेरे स्कूल में, हर जगह जो पहली लैंग्वेज बोली जाती थी वो हमेशा हिंदी होती थी। इसलिए स्कूल की कंट्रीब्यूशन एज वेल एज जो मेरे आसपास का माहौल था, उसने मिला के मुझे हिंदी सिखाई। और इसके अलावा हमारे घर में हमेशा एक हिंदी का अखबार आता था, समाचार पत्र आता था, न्यूज़पेपर आता था, वो भी पढ़ते थे। तो अगर मैं 3 चीज़ें डिस्क्राइब करूँ, स्कूल में फॉर्मल एजुकेशन, आस पड़ोस का माहौल विच वॉज एन इनफॉर्मल सेटअप, प्लस समाचार पत्र। नई दुनिया आकर के एक समाचार पत्र आता था हमारे यहाँ, वो पढ़ा करके इस तरह हिंदी सीखी। अच्छा, और स्कूल के बारे में आप अपने कुछ दोस्तों का जिक्र कर रहे थे जी, कि आप 2 दोस्तों के साथ अभी भी टच में। जी। तो और आपने कुछ ये भी कहा कि आप लोग फुटबॉल फील्ड में खेला करते थे। इसके अलावा कोई ऐसे खेल जैसे कि गिल्ली डंडा या पिट्ठू या पकड़म पकड़ाई? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं एक कोएड स्कूल में गया था। अब कोएड स्कूल में लड़कियां हमारे साथ तो कोई गेम खेलती हुई, क्योंकि हम सब क्रिकेट फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। बैडमिंटन भी हमारे साथ लड़कियां ज़्यादा नहीं खेलती थी, वो अपना ही खेल खेलती थी। पर कभी कभी मुझे याद है हम 2 गेम्स ऐसे ज़रूर खेलते थे
जिसमें लड़कियां हमारे साथ पार्टिसिपेट करती थी। एक, पता नहीं आप लोगों ने कभी वो खेल देखा है कि नहीं देखा, सारे बच्चों को एक गोल में बैठा दिया जाता है सर्कल में, और एक बच्चा एक रुमाल लेकर जा रहा होता है और वो बोलता है घोड़ा बादाम छाई, और सारे बच्चे जो गोल में बैठे होते हैं बोलते हैं पीछे देखे मार खाई। फिर से बोलिए। घोड़ा बादाम छाई, पीछे देखे मार खाई। खेल इस तरह से है कि आप सब गोल में बैठे हैं और जो स्टूडेंट आपके पीछे रुमाल देके जा रहा है, आप नहीं देख रहे कि वो किसके पीछे वो रुमाल रखेगा, आप पीछे मुड़कर देख नहीं सकते। और जैसे ही वो किसी के पीछे रुमाल रख देता है, जिस व्यक्ति के पीछे वो रुमाल रखा है, उससे वो रुमाल उठा के उस स्टूडेंट के पीछे भागना है और उसे उस रुमाल से टच करना है, इससे पहले वो स्टूडेंट वहां आके बैठ जाए जहां से इस बालक ने भागना शुरू किया। कुछ नहीं समझ आया, मैं फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए हम 20 लोग ये खेल खेल रहे हैं, 19 लोग एक गोल में बैठा दिए गए गोलाकार में, सो इट्स अ कंप्लीट सर्कल। 20वें स्टूडेंट को एक रुमाल पकड़ा दिया गया। अब वो 20वां स्टूडेंट इन 19 स्टूडेंट्स के चक्कर काट रहा है और वो स्टूडेंट बोल रहा है घोड़ा बादाम छाई। क्यों बोल रहा है, इसका क्या मतलब होता है, ये मुझे आज तक नहीं समझ आया। पर जो 19 लोग बैठे हैं वो हर बार जब वो बालक बोलता है घोड़ा बादाम छाई, पीछे से बोलते हैं पीछे देखे मार खाई, यानी कि अगर आपने पीछे देखा अपने तो आपको मार पड़ेगी। अब ये जो रुमाल है ये किसी स्टूडेंट के पीछे रख दिया जाएगा, पर वो स्टूडेंट पीछे तो देख नहीं सकता क्योंकि पीछे देखे मार खाई। तो अब वो स्टूडेंट को किसी तरह ये गैस करना है कि पीछे उसके रुमाल है और वो रुमाल उठा के इस स्टूडेंट के पीछे दौड़ना है, क्योंकि जैसे ही ये स्टूडेंट रुमाल रखेगा ये दौड़ना शुरू कर देगा, जो एक तरह से हिंट देता है कि आपके पीछे शायद रुमाल रख दिया गया है। और आपको, और जैसे ही आप अपनी सीट से उठे तो 19 लोगों के गोलाकार में एक जगह बन गई, इस स्टूडेंट को वहां आकर बैठना है। तो इस तरह से इनमें एक दौड़ हो गई कि कौन पहले उस सीट तक पहुंचेगा, या जिस स्टूडेंट ने रुमाल रखा है वो या तो उस जगह पर पहुंच जाए जो खाली हुई है, या जो स्टूडेंट जिसके पीछे रुमाल रख गया था इस स्टूडेंट को आकर टच कर दे। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा प्रिमिटिव तरीका है लोगों को तेज भागना सिखाने का और टीम बिल्ड करने का। तो यही एक लौता एक ऐसा गेम था, 2 में से एक गेम था जो लड़के लड़कियां साथ में एक बार खेलते थे। अदरवाइज जैसे भारत का उस समय माहौल होता था, लड़के अलग रखे जाते थे, लड़कियां अलग। तो ये एक खेल था। दूसरा खेल था एक पिट्ठू या सितौलिया। सितौलिया। उसमें क्या होता है, 7 अलग अलग शेप्स के और साइजेस के पत्थर एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और बॉल से, बॉल ले लीजिए, टेनिस बॉल ले लीजिए, क्रिकेट की बॉल ले लीजिए, या कभी कभी हम लड़कियों के साथ फुटबॉल से भी खेलते थे। वो एक गेम होता था। काफ़ी लंबा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, मेरे पता नहीं आपके स्टूडेंट्स अब इसमें इतने इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, बट मैंने जैसे आपको कहा कि ये 2 गेम्स थे जो हम लड़के लड़कियां आपस में भी खेलते थे। ये ज़्यादा नहीं होते थे मेरे ख्याल से, ज़्यादातर हम आपस में ही व्यस्त रहते। तो सिर्फ लड़कों के भी आपस में कोई इस तरह के गेम होते थे जो कि ट्रेडिशनल गेम्स नहीं है? हाँ हाँ, अब उन दिनों, आजकल मुझे पता नहीं है बच्चे खेलते हैं कि नहीं, एक बड़ा ही सैडिस्टिक गेम होता था मारम पिट्टी। उसमें क्या होता था, एक बॉल ले ली जाती थी प्लास्टिक की या रबर की या टेनिस की, और लड़के आपस में एक दूसरे को उससे मारते थे। और रूल ये होता था कि उससे बचना है, और एक जेंटलमैन्स अग्रीमेंट ये होता था कि बेल्ट के नीचे नहीं बॉल मारी जाएगी। और बस यही खेल होता था कि आप बॉल लीजिए, आसपास जो दिख रहा है उसे मारिए। मुझे आज तक नहीं समझ आया कि इससे लोगों को क्या सिखाया गया या इससे क्या फिजिकल एक्टिविटी हुई। आप कह सकते हैं थ्रोइंग से शायद लोगों की शोल्डर मजबूत हुए, या मार खाने से लोग की सहनशीलता बढ़ी। पर उसकी मेरी एक बड़ी विविड मेमोरी है कि हम कक्षा 8 तक शॉर्ट्स पहन के स्कूल जाते थे, फुल पैंट्स नहीं पहनते थे, ट्राउजर्स नहीं पहनते। हालांकि भोपाल में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती थी, पर ठीक ठाक ठंड पड़ती थी। और सर्दियों में ये खेल प्लास्टिक की गेंद से खिलाया जाता था, और वो अगर आपको उस हिस्से पे लगे जिस हिस्से पर आपने कपड़े नहीं पहने तो अच्छे अच्छों के आंसू निकल आते। हम तकरीबन 11-12 साल के होते। तो 1-2 बार मुझे भी बड़ी सुबह सुबह ठंड में वो बॉल वहां लगी, पर ठीक है, सारों के आंसू निकलते हैं, मेरे भी निकले। तो ये एक ऐसा गेम है जो नॉर्मली मैंने ज़्यादा जगह खेलते नहीं देखा है, और ये गेम बड़ा खेलते थे अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर गेम्स। तो बचपन में स्कूल के अलावा और किस चीज़ का बहुत महत्व था? होमवर्क का बहुत महत्व था। उस समय भारतवर्ष में एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा था कि आप 6 घंटे तकरीबन स्कूल में बिताते थे, और आपको फिर स्कूल से तकरीबन 1.5-2 घंटे का काम घर का दे दिया जाता था।
तो शाम को स्कूल से आकर थोड़ा सा खेलते थे, जो आसपास दोस्त होते थे वही गेम्स, कोई अलग गेम तो होते नहीं थे, क्रिकेट वगैरह हो गया। फिर बहुत ही यंग एज से मेरी मम्मी ने मेरे में एक डिसिप्लिन दे दिया था कि जैसे ही बाहर की स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाए आपको घर आना है। तो तकरीबन 6-6:15 बजे तक भोपाल में स्ट्रीट लाइट्स हो जाती थी, अंधेरा सो जाता था, शाम जिसे कहते हैं ट्वाइलाइट। तो हम घर आ जाते थे और फिर होमवर्क की जद्दोजहद शुरू हो जाती थी। कभी होता था, कभी नहीं होता था, कभी मन लगता था पढ़ाई में, कभी नहीं लगता था, कुछ सब्जेक्ट्स में लगता था, कुछ सब्जेक्ट्स में नहीं लगता था। बट धीरे धीरे समय तेजी से निकल गया। होमवर्क और उसके बाद टीवी देखने का लालच। जब मैं छोटा था बहुत ज़्यादा कोई टीवी चैनल्स नहीं होते थे, कोई 1-2 टीवी चैनल होते थे, उनमें भी हफ्ते में 2-3 बार ही कोई ऐसा प्रोग्राम आता था जो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग होता था। प्रोग्राम्स तो बहुत आते थे, हमारे यहाँ उस समय दूरदर्शन करके सिर्फ एक नेशनल ब्रॉडकास्टर ही होता था, और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग मतलब पूरे देश भर के लिए, तो हर व्यक्ति, हर सेगमेंट, हर तबके के लिए प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम आता था कृषि दर्शन, जो सिर्फ कृषकों के लिए, फार्मर्स के लिए होता था, पर टीवी देखने का लालच इतना होता था कि कुछ तो आ रहा है कि कई बार मैं वो भी छुप छुप के देखने बैठ जाता था। तो ज़्यादा उस समय डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, एक्सपोजर कम रहता था, लिमिटेड टीवी चैनल होते थे, और पढ़ाई के अलावा एक मेरी बहुत बड़ी क्लियर मेमोरी मेरे बचपन की ये है, और जो मेरे माता पिता के मेरे जीवन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत ही यंग एज से मुझे किताबों के अलावा एक रीडिंग की हैबिट डेवलप करवाई मेरी मदर ने। मैं तकरीबन 6-7 साल का था, तब से लेकर जब तक मैं 19 साल का नहीं हो गया, हमारे यहाँ हर महीने रीडर्स डाइजेस्ट आया करती थी, एक अमेरिकन पब्लिकेशन। पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं, लास्ट टाइम जब मैंने पता किया था वो बैंकक्रप्ट हो गई थी कंपनी, और मेरे ख्याल से रीडर्स डाइजेस्ट एज अ पब्लिकेशन आता है अभी भी अमेरिका में। तो हमारे यहाँ रीडर्स डाइजेस्ट करके एक मैगजीन आती थी, और एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर ज़रूर आता था, जो भोपाल में नहीं छपता था, दिल्ली में छपता था, तो तकरीबन एक दिन देर से या शाम को आता था। तो बहुत सालों तक मैंने इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, मेरे बचपन की इंटीग्रल पार्ट है मेरे बड़े होने, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना। मुझे याद है गर्मियों की छुट्टियों में मेरी मम्मी स्कूल से स्पोर्ट्स स्टार करके एक स्पोर्ट्स मैगजीन लाती थी, और वो जो छोटी पॉकेट नॉवेल्स होती हैं जिनमें एक तरफ फोटो बनी होती है और एक तरफ स्टोरी लिखी होती है, मेरी मदर ने मेरे को बहुत यंग एज से इस तरह की बहुत सारी किताबें ला के दी। एक बार बड़े कैंडिड मूवमेंट में मैंने उनसे पूछा ये सब हैबिट्स क्यों दिलवाई, तो मेरी मम्मी ने मेरी ज़िंदगी से उनको एक जो करियर की एस्पिरेशन थी वो मेरे से शेयर करी कि मेरा मन होता था तुम कभी IAS ऑफिसर बनो। व्यक्ति है, इच्छाएं हैं, हर इच्छा तो पूरी नहीं होती, मेरी माता की भी वो इच्छा पूरी नहीं हुई। बट ये एक बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरे पेरेंट्स का मेरी लाइफ में, कि उन्होंने मुझे बहुत यंग एज से एक रीडिंग की हैबिट डाली। इसी रीडिंग की हैबिट ने मुझे बाद में कॉलेज में और मेरे MBA के दिनों में बहुत सारे क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कराया। धीरे धीरे मैं एक एमेचर क्विज मास्टर भी हो गया। तो ये एक मेरे बचपन का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि मैंने भले ही स्कूल की किताबों में ज़्यादा इंटरेस्ट ना लिया हो, पर मैंने स्टोरी बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये काफ़ी सारी पढ़ी। तो आपने कहा कि ऐसे अंग्रेज़ी के नॉवल होते थे और अंग्रेज़ी का न्यूज़पेपर आता था, तो उस ज़माने में अंग्रेज़ी सीखने पढ़ने पे बहुत ज़ोर था, और कितना कितना इम्पोर्टेंट था अंग्रेज़ी अच्छा जानना, सीखना, बोल पाना? मैं जिस माहौल में पढ़ा और जिस स्कूल में पढ़ा, अंग्रेज़ी या इंग्लिश वॉज एज मच अ फर्स्ट लैंग्वेज। कहने को वो सेकेंड लैंग्वेज थी, बट इट वॉज प्राइमरीली जिस तरह से पढ़ाई जाती थी और जिस तरह उस पर फोकस होता था। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे स्कूल असेंबली में एक पोएम सुनाई जाती थी, न्यूज़ पढ़ी जाती थी, थॉट दिए जाते थे, इन 4 में से 3 चीज़ें अंग्रेज़ी में होती थी। जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे वो साल में सिर्फ एक बार हिंदी में बोला करते थे, 15 अगस्त को जो वो हमें संबोधन करते थे। अदरवाइज वो साल के 364 दिन, 364 डेज वेरी फ्लुएंट और बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलते थे। तो हमारे यहाँ इंग्लिश को लेकर हमेशा स्कूल में और घर में भी एनकरेज किया गया कि आप अच्छी इंग्लिश बोलें। ये मेरी उम्र के भारतीयों से अगर आप मिलेंगे तो आप पाएंगे ये पैन इंडिया फिनोमेना था। आप उस समय किसी भी देश की, मेरी उम्र का अगर आप कोई भी व्यक्ति जो 1975 से 1980 के बीच में जन्मा है इस देश में,
आप जाएंगे और खास कर अगर वो शहरी है, बड़े शहरों में पला बड़ा है, तो आप जानेंगे देखेंगे कि उनकी इंग्लिश मोर ऑफन देन नॉट उनकी हिंदी से बेटर है। मैं अपने सोशियो इकोनॉमिक, जो मेरे एज ग्रुप और जो मेरे सोशल बैकग्राउंड चाहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज भी अगर आप पाएंगे तो मेरी उम्र के लोग, अगर वो एयरपोर्ट पे कहीं बाहर, इंडिया के बाहर या किसी स्टेशन पे अगर उन्हें किसी से कुछ पूछना होता है और वो मैं अगर अपने जैसा किसी को पाऊँ, अपने सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जैसा मुझे लगे ये तो मेरे बैकग्राउंड जैसे हैं, तो जो फर्स्ट लैंग्वेज मैं जिनसे उनसे बात करता हूँ वो इंग्लिश होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जिस देश में पले बढ़े हैं और खासकर भोपाल और जहाँ मैंने काम किया, मैं भारत के साउथ में भी पढ़ा हुआ हूँ और वहाँ पे भी मैंने काम किया हुआ है जहाँ पर हिंदी इतनी, जहाँ फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, और नॉर्थ में तो रहता हूँ। हमारा देश एक बहुत डाइवर्स देश है। यहाँ पर हमारे यहाँ एक, जिसे कहते हैं ना मुहावरा या एक प्रभाव है, कोस कोस पे बदले बानी, 4 कोस पे पानी। मतलब यू ट्रैवल अ किलोमीटर एंड द लैंग्वेज और एटलीस्ट द डायलेक्ट विल चेंज। तो एक जो यूनिफाइंग थ्रेड है हमारे देश का, जो हमारे ब्रिटिश राज के हम एक तरह से गिफ्ट है, वो ये भाषा है इंग्लिश। आज भी आप पाएंगे कि अर्बन इंडिया में, शहरी इंडिया में इस भाषा पर काफ़ी फोकस दिया जाता है कि ये आप भाषा सीखें। रीजंस क्या हैं, ये सोशियोलॉजिकल रीजंस हैं, वो मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाहर हैं, पर हाँ इंग्लिश में मेरा काफ़ी फोकस रहा। और पता नहीं आप लोगों को ये बात कैसी लगेगी कि मेरी जो धर्मपत्नी है, वाइफ है, वो भारत के साउथ के केरला स्टेट से आती हैं और उनकी हिंदी की जो नॉलेज है वो बहुत ही बेसिक है। तो मेरे घर में जो भाषा बोली जाती है, मैं और मेरी वाइफ धर्मपत्नी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंग्लिश में ही बात करती हैं। और इंग्लिश भी प्राइमरीली इसी तरह से हमें सिखाई गई। हालांकि मैं भोपाल में रहा तो आसपास तो इंग्लिश ज़्यादा नहीं बोली जाती थी, बट स्कूल में जो फोकस था और जो घर में दूसरी तरह का एनवायरनमेंट था, जिस तरह के न्यूज़पेपर्स आते थे, जिस तरह की मम्मी हमें किताबें ला कर देती थी, मुझे नहीं याद मेरी मदर ने मेरे को कोई हिंदी का नॉवल कभी स्कूल से ला के दिया। हिंदी की मैगजीन्स ला के देती थी बच्चों के लिए, उस समय बहुत अच्छी मैगजीन होती थी, नंदन, चंपक, पराग, चंदा मामा, बट हिंदी के नॉवेल्स कभी मेरी मदर ने मेरे को लाकर, मेरे को नहीं याद पड़ता कभी भी। तो अच्छा, और कुछ अपनी गर्मियों की छुट्टियों के बारे में बताइए। गर्मियों की छुट्टियाँ साल में होती थी? हाँ, गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी। साल में तकरीबन 2 महीने हमें छुट्टियाँ मिलती थी और हम अपने ननिहाल, दिल्ली और मेरे पिताजी का परिवार जो जयपुर में है वहाँ जाया करते थे। और हम उम्र कज़न्स थे मेरे, काफ़ी हैं अभी, कुछ 2 साल बड़े, कुछ 2 साल छोटे, तो उनके साथ घूमना फिरना, खेलना, टीवी देखना, पिक्चरें देखना। पर एक अंडरलाइंग थीम जो मेरी गर्मियों की छुट्टियों का था, और मैं आज आपसे अगर ऑनेस्ट कन्फेशन करूं कि मैं कोई बहुत मेरी पसंदीदा मेमोरीज नहीं है मेरी गर्मियों की छुट्टियों में, एक अंडरलाइंग थीम फिर भी स्कूल की पढ़ाई होता था। हमें एक हॉलीडे होमवर्क करके कॉन्सेप्ट होता था उस समय कि आप छुट्टियों पर जा रहे हैं पर आपको इतनी पढ़ाई कर कर आनी है। तो वो जो पढ़ाई पर फोकस रहता था, और पसंदीदा दोस्त यार होते नहीं थे, सब अपने यहाँ चले जाते थे। मैं जिस समय बड़ा हो रहा था ना ईमेल होते थे ना सेल फोन होते थे, तो 2-2 महीने तक आप अपने पसंदीदा दोस्तों से मिल नहीं पा रहे, उनको देख नहीं पा रहे, पर एक फिर भी स्कूल के होमवर्क का प्रेशर है, तो वो कहते हैं जैसे छुट्टियों में खटास ला देता था। पर छुट्टियों में जाते थे, और छुट्टियों में दिल्ली जाते थे जो बहुत बड़ा शहर है, भारत की राजधानी है, आज मैं वहाँ रहता हूँ। तो वो हमारे लिए मौका होता था एक बड़े शहर को जाकर देखना कि हमारे जो बड़े शहर के कज़न्स हैं वो क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं। अच्छे अनुभव थे। पर मेरी ज़्यादा पसंदीदा मेमोरीज और यादें, और जो दिन मैं ज़्यादा सोचता हूँ जब मैं छोटा था, वो भोपाल के ही हैं। स्कूल जाने के हैं, बाद में कॉलेज जाने के हैं। कोई खास याद, कोई ऐसा खास दिन, खास पल जो आपके याद में है? गर्मियों की छुट्टियों के नहीं, आपके बचपन के बारे में जो आप हमसे बांटना चाहते हैं, कोई ऐसी खास याद आपको याद आती है? कोई खास दिन? देखिए स्कूल कॉलेज तो, उसके अलावा कुछ? स्कूल देखिए छोटे शहर में रहना, और उस समय
भारतवर्ष में भी जिसे हम कहते हैं पेस ऑफ लाइफ बड़ा स्लो था। आप दिन में कोई 5 जगह नहीं जाते थे, 10 लोगों से नहीं मिलते थे, अपने लिए आपके पास काफ़ी टाइम होता था। मेरे कुछ हम उम्र लोगों ने उसे बड़ा कंस्ट्रक्टिवली यूज़ किया, मैंने शायद इतना नहीं किया। तो जो भी आपकी मेमोरीज़ हैं वो कुछ ही स्थानों से लेकर और कुछ ही कॉलेजेस और दोस्तों को लेकर रहती हैं। और जिस तरह की मेमोरीज सबकी होती हैं उस तरह की मेरी भी थी। पहली साइकिल सीखना, साइकिल चलाना सीखना, स्कूटर चलाना सीखना, कार चलाना सीखना। मुझे याद है मेरे 10वें बर्थडे पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक साइकिल लेकर दी थी, और हम जहाँ रहते थे उस घर के नीचे एक छोटी सी ढलान थी। भोपाल अगर आप कभी आएंगे देखेंगे तो जैसे हम कहते हैं बड़ा हिली एरिया, चट्टाने हैं, छोटे छोटे पहाड़ हैं, समतल नहीं, ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो मेरी मम्मी भी क्योंकि स्कूल जाती थी और मैं स्कूल से पहले आ जाता था, तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से समझाया कि कल जब तुम स्कूल से वापस आ जाओ तो मेरे आने तक इंतज़ार करना, साइकिल खुद बाहर लेकर मत निकलना। उनको चिंता थी, मदर हैं, गिर जाएगा तो कोई उठाने वाला होगा कि नहीं, चोट लग जाएगी तो कोई देखने वाला होगा नहीं, क्योंकि वो बालक या वो बच्चा क्या जिसने साइकिल चलाते समय जो गिरा नहीं, जिसको चोटें नहीं लगी। ये तो हम सबके बड़े होने का एक मेरे ख्याल से बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा पसंदीदा हिस्सा है। पर जैसा कि मेरा स्वभाव था, मैं वापस आया और मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने वो साइकिल निकाल ली। और मुझे आज भी याद है, मैं वो ढलान से उतरा और तकरीबन 6-7 घर आगे मैंने उस घर के गेट पर जाकर वो साइकिल टक्कर मार दी और मैं गिर गया। आप गिर गए? हाँ, और वो घर था हमारे पड़ोस में रहते हैं और हमारे बड़े अच्छे फैमिली फ्रेंड से कपूर आंटी का। तो कपूर आंटी के घर में जाकर मैंने गेट पर मैंने साइकिल गिरा दी और मैं खुद भी गिर गया। पर उस समय आपका एक्साइटमेंट लेवल, और उस समय तो आपको ये टर्म नहीं पता होती, पर बाद में आप सोचते हैं तो शायद आपको भी यही लगता है कि एड्रेनलिन पंप जो हो रहा होता है वो इतना होता है कि चोट नहीं लगती आपको। तो साइकिल सीखना मेरी सबसे फेवरेट मेमोरीज में से एक है, और मुझे साइकिल चलाने का बहुत शौक था। मैं अपनी उम्र के सारे बच्चे जो थे, 2 साल बड़े 2 साल छोटे, मतलब उन सबके साथ हम रचना नगर करके एक शहर में रहते थे, गली कॉलोनी में रहते थे, वहाँ पे खूब साइकिल चलाता था और रेस लगाते थे हम साइकिल चलाने की। तो ये मेरी एक बचपन की बड़ी खास मेमोरी है। दूसरी मेरी बचपन की एक बड़ी खास मेमोरी, बचपन तो नहीं, मैं तकरीबन 15 साल का हो चुका था जब मैंने स्विमिंग करनी सीखी। करीबन 15 साल के बाद गर्मियों की छुट्टियों में मैं और मेरे कुछ 3-4 दोस्तों ने निर्णय लिया कि हम स्विमिंग सीखेंगे। तो हम स्विमिंग पूल जाना शुरू किया हमने। तो पहले ही 2-3 दिन में वो मेरे सारे मित्र फ्लोट करने लगे थे वाटर में। स्ट्रोक्स नहीं ले पाते थे पर फ्लोट कर लेते थे, और मैं ये नहीं कर पा रहा था। तो मुझे बड़ा घबराहट से होने लगी, डिप्रेशन से होने लगी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगा कि क्या मैं कभी स्विमिंग सीख भी पाऊंगा या ऐसे पानी में उछल कूद करता रहूँगा। मुझसे एक टेक्निक नहीं हो रही थी कि कैसे गहरी सांस लेकर आप पानी के अंदर मुंह रखें और थोड़ी देर वहाँ आप रह सकें। आप में से जो भी स्विमिंग जानते हैं कि टेक्निक यही होती है कि आप पानी के अंदर सांस नहीं लेते, आप सांस लेकर मुंह अंदर करते हैं और फिर स्ट्रोक्स मारते हैं और एक नेचुरल रिदम से आप अपना सर बाहर करते हैं ब्रीथ करने के लिए। तो फाइनली एक दिन मैंने बोला कि नहीं, ये ऐसे तो नहीं चलेगा, मेरे को करना तो होगा ही। तो मैंने गहरी सांस ली। उससे पहले मैं काफ़ी देर तक स्विमिंग पूल के एज पे जाकर हाथ एज पर रखकर और मुंह पानी में डालकर पैर मारता रहता था। तो आप इमेजिन करिए कि मैं स्टिल हूँ, एक जगह पर रुका हुआ हूँ, सिर्फ पैर ऊपर नीचे मार रहा हूँ। वो भी 2 बार से ज़्यादा नहीं मार पाता था क्योंकि मैं मुंह पानी के अंदर नहीं रख पाता था, तो सांस लेने के लिए बाहर आ रहा था। पर 3-4 दिन ये करने के बाद मेरी बॉडी पानी पर फ्लैट होने लगी। तो आई कुड, जैसे कहते हैं ना कि फ्लोट कर सकता था। ओनली थिंग दैट आई नीडेड टू, जो मेरे को रियली मैं टेक्निक सीखनी थी कि एक सांस कैसे मैं रोक सकूं अंदर और कैसे अपने आप को ये मेंटली कन्विंस करा सकूं कि मैं डूबूंगा नहीं। तो फाइनली एक दिन मैंने जोश दिखाया, मैंने किया, और जो मैं पहले 10-15 मीटर फ्लोट किया एक एंड से दूसरे एंड तक शैलो में, और उससे जो मुझे खुशी महसूस हुई, मैं आपको वास्तविक तौर पर बताना चाहूँगा। जीवन में मेरे बड़े ऐसे कम क्षण हैं जब मेरे को ऐसी खुशी महसूस हुई। तो वो इज अनदर वेरी फॉन्ड मेमोरी ऑफ माइन, नॉट रियली चाइल्डहुड बट माई टीनेज। सो लर्निंग हाउ टू स्विम, तैरना सीखना, वो भी बिना किसी कोच, बिना किसी इंस्ट्रक्टर के,
मैं मानता हूँ मेरे जीवन की एक उपलब्धि। अच्छा मनीष जी, बेहद शुक्रिया आपका। क्या कह रहे हो?